हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं, ये आपका 8 नंबर का मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने 7 मॉडल पेपर ऑलरेडी कर लिए और 9वां 10वां भी डाल दिया, केवल 7 और 8 रह रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें किस प्रकार की साइकोलॉजी के क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, सभी सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है ये, सभी जितने भी हम कर रहे हैं ना, जितने भी हैं। आपको ये समझो 25 नंबर का मैटर मिल रहा है, ये ध्यान रखो। 5 नंबर का मैटर है वो चेंज कर दिया ना, थोड़ा सिलेबस NEP जोड़ दिया है, तो उसे अलग से करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा था, किसी कार्य को करने की जो विशिष्ट क्षमता होती है ना, उसे हम अभियोग्यता बोलते हैं, या अभियोग्यता बोल लीजिएगा, इसे अभिक्षमता कह दीजिएगा। ठीक है, तो एक ही बात होगी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एप्टीट्यूड। और ये जन्मजात होती है, ये ध्यान रखना। यानी जन्मजात का मतलब इंग्लिश में कहें तो ये इनबॉर्न होती है। ठीक है, तो ठीक है, एक शब्द और एटीट्यूड, ये भी क्वेश्चन बनते हैं इस वजह से। ठीक है, एटीट्यूड का मतलब होता है एक तरह से आपका नज़रिया या विवृत्ति, और ये होता है अर्जित। यानी अर्जित मीन्स ये है कि ये आप वातावरण के थ्रू सीखते हैं, इसे ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार है। और बाकी अभिरुचि है, ये जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। तो इनबॉर्न भी हो जाती है ये कभी कभी, और कभी कभी ये एक्सटर्नल बोल सकते हैं, या इसे वातावरण या अर्जित बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है सेकंड नंबर। इसमें पूछा गया है आपसे, जो आपके किशोरावस्था में जो हमारा व्यवहार होता है और हमारी जो मनोवृत्ति होती है, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसका पड़ता है? तो हम कहेंगे हमारे जो संगी साथी होते हैं ना, उनका प्रभाव पड़ता है। वो कहेंगे हम उसे ज़्यादा मानते हैं, ना कि जो पेरेंट्स कहते हैं उन्हें मानते हैं, ना शिक्षक कहते हैं, या अन्य चीज़ें। ज़्यादातर प्रभाव रहता है अपने जो भी फ्रेंड होते हैं उनका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, किसी भी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने और समायोजित करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहेंगे? अगर ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे हमारी जो EQ होती है ना, जिसे बोलते हैं इमोशनल क्वाटिएंट, यानी संवेगात्मक बुद्धि ज़्यादा रोल अदा करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है, कब होगा? ये 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, और इनमें से बताइए कि सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। तो हम ये कहेंगे, देखो कच्चा कच्चे का अनुशासन तो इतना रोल नहीं करेगा, लेकिन जो विषय वस्तु का जो एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण, वो ज़्यादा रोल करेगा, और जो भी अंतक्रिया होंगी छात्र के साथ वो ज़्यादा रोल करेंगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा ऐसा प्रभाव है जो किशोरावस्था से संबंधित नहीं है? अगर ओवरऑल सभी को पढ़े तो हम कहेंगे अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, ये आपका एक किशोरावस्था से संबंधित सुमेलित नहीं होगा इसमें, यानी कह सकते हैं ये सही नहीं है। बाकी ये सही है, ये सही है और ये सही है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, ऐसा कहना गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है। ठीक है, और यद्यपि कोई भी वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वो अस्तित्व में, इस अवस्था का नाम बताइएगा। देखिएगा, अगर आपने ध्यान से दिया हो, क्या दिया हो, जो संवेदी, यहाँ पे ग्राम लिखा है ना, गलत लिखा है, इसे संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। ठीक है, या इंग्लिश में कहते हो, मैं कहूँगा इसे सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, जिसकी उम्र मानी जाती है चीन पियाजे के अनुसार करीबन 1.5 वर्ष। ठीक है, या कहीं कहीं पे 2 वर्ष भी मिल जाता है, कोई बात नहीं, 1.5 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, मेन तो इसमें क्या है, जैसे ये कह रहा है यदि कोई वस्तु को दिखाई नहीं दे रही है फिर भी अस्तित्व में, इसका मतलब समझ रहे हो? अस्तित्व में उसके दिमाग में है ना, ऑब्जेक्ट परमानेंस बनने लग गया। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी इसका मतलब हो गया, क्या हो गया कि उसके दिमाग में वस्तु स्थायित्व होने लग गया, यानी वस्तु का प्रतिबिंब बनने लग गया उसके दिमाग को। इसे ही पहला चिंतन बोलते हैं हम। ठीक है, मैं समझ आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है ना, ये 18 माह से लेकर 24 माह के मध्य में होता है बच्चे में। ठीक है, तो यानी 2 वर्ष का हो जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो निश्चित तौर से उसके ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व बनने प्रारंभ हो जाता है। यही तो कह रहा था कि वो अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ तो होता है, लेकिन यदि भी कोई वस्तु अगर दिखाई नहीं देगी फिर भी उसके अस्तित्व में, यानी आप उसके सामने से कोई वस्तु उठाएंगे
और फिर आप कहीं पर भी छिपाने की कोशिश करेंगे वो आपके पीछे पड़ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक ये है कि उसके दिमाग में वस्तु स्थायित्व है। अगर इससे पहले की उम्र की बात करें यानी 18 माह से पहले, तो आपने एक चीज़ सुनी होगी, जैसे आँख से ओझल हो जाना, इस प्रकार का कथन आता है, तो वो आपकी इसी संवेदी कामुक अवस्था है ना, इसी से संबंधित होता है वो भी स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो सेंसरी मोटर स्टेज है ना, इसको भी 6 उप अवस्थाओं में बांटा है, अगर आपने पढ़ी होंगी। और वो उप अवस्थाएँ देखो आरपीएससी के नाम से याद रख लीजिएगा, आरपीएससी टीचर। तो ये आपकी कह सकते हैं 5 नंबर की अवस्था और 6 नंबर की अवस्था होती है ना, ये यानी उप अवस्थाएँ होती है। तो इसमें तो आपका ऑब्जेक्ट परमानेंट से बनता नहीं है, लेकिन जो लास्ट वाली स्टेज होती है इसमें बनने प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार है, मैं बता रहा हूँ कि ये आपकी 4 अवस्थाएँ तो हैं, ये 13 की जीनी पाजी की मुख्य अवस्थाएँ 1 2 3 4। ठीक है, क्रम की बात करें तो 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 पे आएगी, ये 4 पे। लेकिन जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसकी भी 6 उप अवस्था होती है, जिनमें से 5 नंबर की और 6 नंबर की, ये दोनों ही इस क्वेश्चन में आ जाती हैं पूछने के जब तरीके होते हैं ना, तो उसमें हम इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना तो और चीज़ें समझ में आएगी और आप कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, मैंने बता दिया है, हालांकि इसमें तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कर रहा था, तो सिंपल से ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, तो हम कहते हैं वही बालक है, इसे ही सेंटर में रखते हैं, चाहे NCF 2005 हो या आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान हो या आपका RT एक्ट हो या NEP हो, ये सभी बालक को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां है, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी भी व्यवहार को प्रारंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति या प्रवृत्ति कहलाती है, इसे बोलते हैं मोटिवेशन। ये कई बार पूछा गया है, रीट में भी ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो उसे हम मोटिवेशन कहेंगे। ठीक है, यानी ये आपका इंटरनल मानसिक दशा होती है जो हमारे जो व्यवहार होते हैं ना उसे प्रारंभ भी करती है और उसे बनाए रखती है जब तक वो समाप्त ना हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो हमारी प्रवृत्ति होती है या प्रवृत्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं, मोटिवेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो 9 नंबर है कि शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होगी, हम कहेंगे स्वयं शिक्षक ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव संस्कार अथवा दक्षता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर की आरोपित नहीं है, तो ये कथन किससे संबंधित है, तो ये रॉबर्ट गैनी से संबंधित है। और रॉबर्ट गैनी ने सीखने की पदानुक्रम भी दी। आपको मैं हर बार बताता हूँ, सीखने की पदानुक्रम भी। हालांकि ये वाले स्टेटमेंट है ना जो पूछा है, इस प्रकार के क्वेश्चन तो बहुत कम बनते हैं, लेकिन इसकी सीखने की पदानुक्रम से बहुत बनते हैं, जिनके 8 स्टेप थे। और मैं बताता हूँ हर बार कि यही SSC वैसे DCRP, तो इसमें निम्नतर स्तर ये उच्चतम होता है। ठीक है, तो यही पूछे जाते हैं मोस्टली, तो ऑप्शन नंबर इसका तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय हो जाता है, तो वो किशोरावस्था है। क्योंकि स्टेनियल हुए उन्होंने कहा था कि ये जो किशोरावस्था होती है वो संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है, इसमें संगति का असर ज़्यादा रहता है। बच्चा है गलत कह सकते हैं, यानी गलत संगति में पड़ जाता है, यानी इस वजह से कहते हैं इसे परामर्श और शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है इसमें 3 बच्चों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जन्म माने जाते हैं, तो वही है स्किनर है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, देखिएगा, जैसे नवीन ज्ञान तथा सूचना का ग्रहण करना, तो ये बात तो सही है। अर्जित ज्ञान का स्थानांतरण करना, ये भी बात सही है। ज्ञान की पर्याप्तता की जांच करना, ये भी। ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच करना, ये वाला कथन गलत हो जाएगा। बाकी ब्रूनर है वो एक आपके निर्मितवादी हैं, और निर्मितवादी को इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, इसमें ब्रूनर है, आपके वाइगोत्स्की भी आ जाते हैं, और आपके वाइगोत्स्की के अलावा जीन पियाजे भी आ जाते हैं, और भी अन्य मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं। इनकी 3 अवस्थाएं वो ध्यान रखना है, एक तो इनएक्टिव और आइकॉनिक और एक है सिंबॉलिक। और 3 चीज़ें और ध्यान रख सकते हैं, SSD, यानी इसका मतलब ये है कि पहली इसका मतलब होता है क्या होता है, इसका हो जाएगा स्कैफोल्डिंग, शब्द इन्होंने दिया था जो हम वाइगोत्स्की के साथ पढ़ते हैं। साथ ही साथ दूसरी है इसका मतलब होता है, ये कहते हैं कि जो बच्चों का जो
कह सकते हैं करिकुलम होता है ना, वो स्पायरल होना चाहिए। और तीसरा टी का मतलब होता है डिस्कवरी अप्रोच इन्होंने खोज की थी, जिसे बोलते हैं खोज पागम। तो ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक स्टेटमेंट आता है बच्चे को किसी भी उम्र पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट इसी ब्रूनर से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? जैसे इसमें से औपचारिक तो हो जाएगा, और जो वर्णात्मक शिक्षण है ये भी हो जाएगा, प्रामाणिक भी हो जाएगा, लेकिन अनौपचारिक नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? अगर आप देखेंगे तो क्रमशीलता का अभाव है, ये आपका एक शिक्षण सिद्धांत नहीं होगा। बाकी सीखने की उत्सुकता, ज्ञान की संरचना या पुष्टिकरण, ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन क्या नहीं होगा? 3 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुछ समायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो, हम ये कहेंगे जो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, यानी वो ये कॉन्फ्लिक्ट यानी एक तरह से द्वंद्व में रहते हों, और समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता। ठीक है, और बाकी द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ हों। तो इस प्रकार ये सभी कथन है वो को समायोजित व्यक्ति के ही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं, क्या मानते हैं? वो कहते हैं इसमें चिंतन की प्रक्रिया होती है समस्या समाधान में, क्योंकि ये मेंटली प्रोसेस होती है इस वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी प्रयास एवं त्रुटि आधारित ये तो तोंडा की बात करते हैं, वो भी रट्टा मारने की बात करते हैं ये तो। ठीक है, बाकी है पुनर्बलन पर आधारित, तो ये तो स्किनर बात करते हैं, और स्किनर अगर ऑप्शन में ना हो तो क्लार्क का नाम आ जाएगा, क्लार्क। ठीक है, इसके अलावा उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंध, कहीं ना कहीं एस और आर की बात करते हैं। एस आर की बात देखो थोंडाइक भी करते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए अगर पर्टिकुलर एस आर में संबंध की बात या अनुबंधन की बात पावलर भी करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्या डिपेंड करती है ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, कि क्या ऑप्शन दे रखे हैं उसी आधार पर हम आंसर पर जाते हैं, लेकिन मैंने समझा दिया है ये किन किन से संबंधित है। बाकी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18वां, कि आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टावा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई थी? देखिएगा, कॉन्सेप्ट का निर्माण करना ये था, असाइनमेंट व्याख्या करना ये भी था, और जो भी थ्योरी होती है उनका उपयोग करना, लेकिन जो तत्व अवलोकन करना है ना वो नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है किससे? तो हम ये कहेंगे चाहे तो आपकी संस्कृति जिसमें आपने जन्म लिया है उसका, जैसे लैंग्वेज होगी, खाना पीना हो गया, रहन सहन, सभी चीज़ें प्रभावित करेंगी। पर्यावरण जहाँ वो रहता है, यानी वो ये की बात है, ये कल्चर की बात कर रहा है, इसमें संस्कृति कहती है, इसमें पर्यावरण, बात एक ही है। ठीक है, आर्थिक स्तर से जिससे वो आता है। ठीक है, अब एक बात करें तो आर्थिक स्तर ये भी इंक्लूड हो जाएगा इसी कल्चर में, यानी जिस फैमिली से आ रहा है, तो वो सभी मायने रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निर्मितवाद उपायों का उद्गम माना जाता है। तो देखिएगा इसमें संज्ञानवाद ही हो जाएंगे ये सभी, यानी जो निर्मितवाद है जैसे ब्रूनर हो गया, जीन पियाजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, ये सभी संज्ञानवादी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं, तो हम ये कहेंगे निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये ऑलरेडी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि अभिक्रमित अधिगम है जो निम्न में से किस पर आधारित होता है? तो ये होता है क्रिया प्रसूत अनुकूलन से, क्योंकि ये स्किनर से ही संबंधित है। ठीक है, तो स्किनर का जो सिद्धांत होगा ना, जैसे ऑपरेट कंडीशन थ्योरी है, तो वही इससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, भाई गेस्टोल वाला अलग है, ये पावलर वाला है, ये गेस्टोल कॉलर कोपा मैक्स वर्दीमर चित्र है, ये कोट लेविन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक सदैव ही होंगे, कैसे होंगे? तो हम कहेंगे वो 50% पर्यावरण और 50% वंशानुगत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्था में से कौन सी अवस्था का वर्णन है ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? एक तरह से देखें तो देखो इसमें पराधीन दे रखा है। देखो पराधीनता यानी एक चीज़ समझिएगा, इन्होंने अवस्था की बात की है ना, तब तो 3 बताई थी, वो मैं नाम बताया था आपको अभी इसी क्वेश्चन में ऊपर बताए थे, इनएक्टिव और आइकॉनिक, और एक थी आपकी सिम्बॉलिक। ठीक है, इन अवस्थाओं की तो बात की इन्होंने।
लेकिन अवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रूनर द्वारा इनमें से कौन सा उपयोग नहीं किया गया? पराधीनता। लेकिन अधिनियम, प्रतिपारकता, सांकेतिक, तो ये इनकी हिंदी दे रखी है इंग्लिश की, ये समझ रहे हो ना। जैसे इनएक्टिव है, जैसे हम बात करें सिम्बॉलिक का मतलब होता है सांकेतिकता, ठीक है। और बाकी आइकॉनिक का मतलब होगा प्रतिभापारकता, और इनएक्टिव का मतलब होगा अधिनियम, एक तरह से, ठीक है। तो ये है कि इसमें इंग्लिश नहीं दे रखी, तो आसानी नहीं होती पहचानने में क्वेश्चन को। लेकिन ये है कि आपको अगर इनके सिद्धांतों की नॉलेज होगी ना, उस आधार पर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि अच्छा इनसे संबंधित होगी ये। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 25 है, शिक्षण प्रक्रिया की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। ये किसने कहा था? ये है B.O. स्मिथ। तो इन्हीं के संबंधित ये खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अधिगम के संप्रत्य का निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए थे, तो वो ये संज्ञानात्मकवादी हैं, ठीक है, यही संबंधित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुचित्र से संबंधित क्रिया कौन सी होगी? इनमें से अगर देखें तो कल्पना करना यानी इमेजरी करना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी भी ऐसी क्रिया जो, यानी क्वेश्चन इस प्रकार था, किसी भी ऐसी क्रिया को जो कि व्यक्ति की अच्छी या बुरी की तरह विकास में सहायक होती है, इसके वर्तमान व्यवहार और अनुभव को जो कुछ भी हो सकते हैं उससे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है, यानी सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है? हालांकि देखा जाए ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 1 से सही है, यानी बुड़वर्ड से संबंधित ये स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का एक अनिवार्य कारक नहीं होगा? तो देखिएगा, अगर इनमें से सभी ऑप्शनों को देखेंगे ना, जैसे बात करें भौतिक पर्यावरण के अनुभव, इनकी बात की है, जैविक मैच्योरिटी की बात की है, सामाजिक पर्यावरण का अनुभव है, उसकी बात की है, लेकिन संयोजन की बात नहीं की है। तो संयोजन की बात तो थॉर्नडाइक कहते हैं, ठीक है, यानी संयोजन का सिद्धांत बोल सकते हैं, या इसे ही संबंधवाद का सिद्धांत बोल सकते हैं। इस प्रकार के हैं, ये सभी थॉर्नडाइक से संबंधित है। अगर थॉर्नडाइक ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर पावलर हो जाएगा वहाँ पे, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये भी अनुबंध की बात करते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दे रखा है। हालांकि मैं तो समझाया है, हालांकि इसे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी अलग कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा कथन है जो दिवा सपने के संदर्भ में सही नहीं है? अगर देखें तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, जैसे दिवा सपना अपने सामान्य रूप से किशोरों के लिए लाभदायक होता है, ये बात सही है, यानी दिन में सपने देखना एक तरह से ये कहानी या कविता लिखने में मदद करता है, ये भी बात सही है। ये कभी कभी रचनात्मक कार्य में भी परिणत हो जाता है, ये भी बात सही है। ये कभी भी हानिकारक नहीं होता है, ये वाला कहना गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन किए हैं, जिनमें से हालांकि आंसर तो लगे हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताने की थी जो मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।